दे से इट्स बेटर लेट देन नेवर। अब टोयोटा के बारे में अगर आप एमपीवीज या एसयूवीज की बात करोगे तो हमेशा सामने देखा है कि भैया गाड़ियां इनके पास में है, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से कई बार ओवर प्राइस भी होती है, तो इनके बायर्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जहां प्रीमियमनेस की बात आती है तो वहीं पे कहीं ना कहीं ये लैक करती है, चाहे इसकी इनोवा की बात कर लीजिए, क्रिस्टा की पुरानी इनोवा की बात कर लीजिए या फॉर्च्यूनर की बात कर लीजिए। बट आई थिंक this one kind of changes that and that's why I use the phrase कि it's better late than never, कि आप प्रीमियम सेगमेंट में एक्चुअली एक प्रीमियम ऑफरिंग लेकर आए हो जिसकी प्राइसिंग अगर आप सीधे राइवल किया कार्निवल से करोगे तो एक अच्छी प्राइसिंग भी रखी गई है। और ये सेम जो कहावत है वो हम पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि हमने अभी तक इसका वीडियो कोई किया नहीं है और हमें फाइनली ये गाड़ी मिल गई है बहुत ही मिन्नतों के बाद में, बहुत ही जतन के बाद में। तो बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। What are the big positives and big negatives? We'll start with the negatives first, और नेगेटिव संख्या एक जो मेरे हिसाब से है वो है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी। मतलब जब आप सीधे राइवल से बात करते हो जो कि कार्निवल है, ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है, बट उसका जो प्लास्टिक सिलेक्शन है वो थोड़ा सा बेहतर मुझे फील होता है। यहाँ पर मोस्टली हार्ड प्लास्टिक्स यूज़ हुआ है। ऑफकोर्स कुछ कुछ जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल, जैसे कि ये वाला सॉफ्ट टच मटेरियल लेदरेट फिनिश से दिया गया है, बट ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, जो कि सॉलिड डेफिनेटली फील होते हैं, बट वो बोलते हैं ना कि एकदम वो फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं वो थोड़े बेहतर होनी चाहिए थे। जैसे कि आप देखोगे कि अननेसेसरी ना कुछ कुछ जगहों से चलते चलते भी कई बार इसमें से हल्की फुल्की आवाज़ें आने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे, ये जो गैप्स हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील किया जा सकता था। यहाँ पे अनइवन सॉर्ट ऑफ गैप्स हैं। फिर उसके साथ में आप कहीं पर भी देखोगे तो थोड़ा स्क्रैची फिनिश होता है, और जो एजेस हैं बेसिकली, जैसे ये वाला एज है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है। तो ऐसे करके थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो इस गाड़ी में छोड़ी गई है। हाँ, सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स है। जिन भी मोस्ट जगहों पे आप टच करोगे, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है, ये लेदर से रैप किया गया है। फिर ये जो है इसे भी लेदरेट फिनिश दिया गया है। तो वो चीज़ें हैं डेफिनेटली जिनका ध्यान रखा गया है। बट वो जो प्लास्टिक जहाँ पे दिया गया है वो थोड़ा सा स्क्रैची और हार्ड नज़र आ रहा है, उनमें थोड़ा सा बेहतर काम किया जा सकता था। अब बढ़ते हैं अगले नेगेटिव पॉइंट की ओर, और वो है इसका टच स्क्रीन। अब आप बोलोगे भैया टच स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? एक्चुअली ये बात सही है कि 10 इंच की टच स्क्रीन दी गई है आपको, बड़ी टच स्क्रीन है, और टच रिस्पॉन्स भी जो है ओवरऑल ठीक है। यहाँ से मोड्स वोड भी चेंज कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, और इनफैक्ट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। पर दिक्कतें मेरे को 2-3 है। एक तो रेजोल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो यस, थोड़ा नया फील होता है कंपेयर टू से जो टोयोटा की और कार्स है उनसे। बट दिक्कत है जब आप धूप से देखते हो या रिफ्लेक्शन ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो ना इसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इसका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी तो दी गई है। अब एंड्रॉयड ऑटो जब आप इसको कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन से, मान लीजिए आपने पहली बार कनेक्ट कर लिया, उसके बाद में अब यूजुअली हम बाकी कार्स में देखते हैं कि आप वापस से अगर ऑन द गो भी अगर कोई को पैसेंजर अपने उसी फ़ोन को कनेक्ट करता है तो तुरंत कनेक्ट हो जाता है, बट ये कनेक्ट नहीं होता है, जबकि ऐसा टेक्निकली होना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे आपको नेसेसरली गाड़ी को साइड में लगाना पड़ेगा, गाड़ी को एक बार बंद करना पड़ेगा, मतलब एक बार वो रीसेट सॉर्ट ऑफ जो चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी एडास के जो फंक्शंस हैं वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब एडास के फंक्शंस सिर्फ आपको MID में ही एक्सेस करने को मिलेंगे, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है एक बड़ा टच स्क्रीन में आप वो सारे एडास के फंक्शंस, सेटिंग्स हो, वो सारी चीज़ें चेक कर पाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव इस गाड़ी के बारे में लगी। नेगेटिव नंबर 3 वो है इसका बूट स्पेस। हाँ, पावर आपको टेलगेट मिलता है, मतलब पावर बूट मिलता है, डेडिकेटेड बटन जिनसे आप बंद और खोल सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर सब लोग इसमें बैठे हैं और थोड़े आराम से बैठे हैं, ये इसका पोजीशन है जहाँ पर पीछे बंदा बैठ सकता है। एक हेलमेट हमने थोड़े रेफरेंस के तौर पे रखा है, एक बैग मैं रेफरेंस के तौर पे रख रहा हूँ। अब आप देख रहे हो एक्चुअली जगह ना बहुत ज़्यादा बची नहीं है, तो छोटे छोटे बैग्स जो आप कैरी कर सकते हो। तो इफ़ इन केस अगर आप 7 लोग एक साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो स्पेस क्रंच है,
हाँ, डेफिनेटली दिस इज मच बेटर देन अ लॉट ऑफ कार्स जो 7 सीटर्स आती है, जैसे XUV 700 से बेटर है, सफारी से बेटर है। थोड़ा बहुत स्पेस ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। इनफैक्ट एक और चीज़ इसके अंदर है कि अगर आपको थोड़ा और सामान कैरी करना हो तो यहाँ पे नीचे भी आपको थोड़ी सी ट्रे वगैरह दी गई, जिसके अंदर आपके ऑफकोर्स टूल्स वगैरह हैं, और ये एक जगह है जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। ये थोड़ी सी जगह आपको मिल जाती है, बट ओवरऑल स्पेस जो है जब आप कार्निवल से कंपेयर करोगे तो इसमें आपको कम नजर आएगा, स्पेशली जब आप 7 लोग जा रहे हो। तो 7 लोग लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो वो दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज इट विल गो फ्लैट फोर। टच स्क्रीन में एक और परेशानी है, मतलब टच स्क्रीन के जो फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर ली है, बट एक चीज़ है, 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है। आई पुट इट इन दी 360 डिग्री, ठीक है, मैंने इसे 360 डिग्री में डाल दिया। अब क्वालिटी जो है ना 360 डिग्री इतनी कुछ खास नहीं है, और कैमरा जो है उसकी क्वालिटी शायद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, इसकी वजह से बहुत ही अजीब सा ये दिखता है, और कभी अगर रात में चला रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। ऑलराइट, तो नेगेटिव संख्या 5, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इनोवा को डीजल में देखा है, इनफैक्ट इसकी जो सीधी राइवल है कार्निवल उसको भी डीजल में हमने देखा है, और बड़ी एमपीवीज हम एसोसिएट डीजल इंजन्स के साथ में करते हैं, बट डीजल का ज़माना धीरे धीरे ढल रहा है। अब एक्चुअली ईदर पेट्रोल हैं, पेट्रोल हाइब्रिड्स हैं, या फिर ईवीज़ का ज़माना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप डीजल वाले टॉर्क की उम्मीद इस गाड़ी से कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स लो एंड टॉर्क जो पंच है वो आपको नहीं मिलता है। येस, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो कि थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश करता है कि भैया अगर आप एक्सट्रीमली स्लो स्पीड्स पे कर रहे हो तो आपका ऐसे लो एंड टॉर्क जो है वो इतना कम नहीं लगेगा। बट वो लो एंड टॉर्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप इजीली क्रूज़ कर पाओ। मेन ये है कि कभी कभी अगर आपको पुश करना हो, जैसे कि मुझे अभी पुश करने का मन कर रहा है, अब भैया आराम 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 से ये चीज़ होती रहती है। नंबर्स की बात करोगे तो ऑफकोर्स आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा। जो टॉर्क है, पीक टॉर्क, वो 188 Nm है, विच इज़ंट अ लॉट ऑनेस्टली। आजकल जो स्मॉलर 1.5 लीटर के डीजल इंजन आते हैं वो भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे वंस यू आर ऑन द गो तो आपको कमी नहीं लगेगी, बट जब आपको वो लो एंड टॉर्क की अगर आदत पड़ी हुई है वो डीजल इंजन्स की, तो वो चीज़ यहाँ पे मिस आउट करती हुई नजर आती है। इनफैक्ट पावर भी अगर बात करोगे तो पावर एक्चुअली ओकेश है, 183 bhp के आसपास है, और लाइक आई सेड अगर आप सीडेटली ड्राइव करते हो, आराम से ड्राइव करते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से चला सकते हो। वो पंच चाहिए, वो पंच नहीं आपको मिलता है। नाउ विच ब्रिंग्स मी टू द नेगेटिव संख्या 6, विच इज़ द टिपिकल रबर बैंड इफेक्ट जो CVTs में हमें मिलता है। इसमें आपको ECVT से बोलते हैं, बट बेसिकली एक प्रॉपर CVT सिस्टम है। उसके साथ में ऑफकोर्स अब आपको क्योंकि मोटर का भी एडिशनल सपोर्ट मिलता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई, इलेक्ट्रिक बैटरी लगाई गई है। इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो लगभग 1.6 किलोवाट आवर की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्ट जो होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अगर मैं गलत हुआ तो, जो कि एक मोटर को पावर करती है, जो कि बेसिकली स्टार्टर मोटर भी आप उसे बोल सकते हो। साथ में वो आपको थोड़ी पावर भी देने में मदद करती है। वो जो मोटर है वो आपको एडिशनल पावर देने में मदद करती है, जिसमें आप अंडर 40 kmph की स्पीड कर रहे हो, शहर में चला रहे हो, तो आपको वो कमी ज़्यादा फील नहीं होगी कि आप आराम से चला रहे हो। इनफैक्ट ओवरऑल जो CVTs हैं, CVTs भी अगर आप आराम से चलाते हो तो दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत होती है अगैन व्हेन यू वांट टू पुश इट। जैसे ही पुश करते हो इंजन नॉइजी भी होता है, और वो रबर बैंड इफेक्ट जो है, अब देखिए शोर इतना मचा रहा है पर स्पीड आराम 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 से पिक कर रहा है। तो वो जो चीज़ है ना वो उसमें थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मतलब ऑफकोर्स वो CVTs की एक कमी है, बट वो भरपाई जो है वो एक ज़्यादा पावरफुल मोटर से की जा सकती थी, या जो कंबाइंड पावर आउटपुट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रख के किया जा सकता था। बट अगेन फिर उस केस में फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप हो जाता है। So the positive number 1, and that is the space management. You can literally sleep in this car. इतना बढ़िया space management हुआ है, मैंने इसे extreme recline किया हुआ है, और ये इतना recline होता है कि आप literally सो सकते हो। So whatever position that you want to get into, और फिर उसके बाद में ऑटोमेन फंक्शन जो है वो आपको दे दिया गया है, तो इसे भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ये भी नीचे चला जाएगा, तो कहने का मतलब कंफर्टेबल मोस्ट पोजीशन में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट अच्छा किया गया है। आगे एक 6 फुट का बंदा आराम से बैठ जाएगा, उसके बाद में मैं लेट सकता हूँ। मान लीजिए अगर आप 4 या 5 लोग अगर जा रहे हो, इफ़ समबडी वांट्स टू स्लीप, और आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे आप रुक कर सोना चाहते हो गाड़ी में, तो यू कैन एक्चुअली डू दैट। इतना बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट किया है।
वैसे अगर आपको पीछे जाना हो यहाँ से भी जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कप और पैड वगैरह कुछ रखना हो तो वो रख सकते हो। फिर आप इसको नीचे कर दोगे तो थोड़ी सी जगह बच जाती है, बट थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाएगी। बट बेटर तरीका है पीछे जाने का कि आप इस सीट को ऐसे कीजिए, थोड़ा सा और वाइड होता तो मज़ा आ जाता, बट स्पेस ओवरऑल अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। और अब मैं पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ, यहाँ पर भी इन्होंने स्पेस निकाल दिया है। मतलब मिडिल रो सीट तो ऑफ कोर्स एक ज़्यादा फोकस सीट है कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और सब चीज़ें दी गई है, बट यहाँ पर भी आपके लिए स्पेस बहुत है। वैसे हमने इसे थोड़ा आगे किया आगे आने के लिए, तो ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे देखो। अगर आप ऐसे देखोगे तो मेरे पास नी रूम है, एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन टू बी ऑनेस्ट, अबाउट 5'6", बट 5'7", 5'8" तक का बंदा जो है वो यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। और थोड़ी सी रिक्लाइंड भी है ये सीट, तो आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हो। जैसे कि मैंने अपना हेडरेस्ट लगा लिया, यू कैन इजीली सिट हियर। फ्रंट सीट की तो कोई बात है ही नहीं, फ्रंट सीट में भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिल जाती है, तो वो भी इन्होंने अच्छा किया है। और वहां पर भी स्पेस जो है भरपूर है, सीट्स जो है वो काफी वाइड है। पॉजिटिव संख्या 2 और वो है कन्वीनियंस के फीचर्स। बहुत सारे कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले पावर टेल गेट, सिंगल प्रेस बटन आपने किया और ये आपका गेट खुल जाएगा। बंद करना चाहते हो तो भी आपको बटन दिया गया है। एक और चीज, क्योंकि बूट वैसे देखोगे तो थोड़ा कम है, बट अगर आप इसे फोल्ड कर दोगे, यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड आपको नजर आ रहा होगा। देन यू हैव इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिडिल रो सीट्स एंड ड्राइवर सीट, और ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन भी साथ में मिलता है। देन यू हैव टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील, टन्स ऑफ चार्जिंग ऑप्शंस, यहाँ पे टाइप सी, यहाँ पे टाइप ए, यहाँ पे 12V पावर सॉकेट। अगर आप एक्सेसरी लगवाओगे तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी लग जाएगा। फिर उसके बाद में वेंटिलेटेड सीट्स फॉर द ड्राइवर एंड द फ्रंट पैसेंजर, दोनों के लिए दिया गया है। मिडिल रो पैसेंजर्स के लिए भी टाइप सी का प्रावधान। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए 12V पावर सॉकेट, 2 कप होल्डर्स दोनों साइड में, और ये थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। Alright, moving on to the positive number 3, and that is its AC's performance, and it is phenomenal to be honest. Dual zone climate control दिया गया है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स फ्रंट वाले जो पैसेंजर हैं वो ऑफ कोर्स उनके लिए एक वेंट है जिसके हिसाब से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। रियर का जो पैसेंजर है उसके लिए भी डेडिकेटेड आपको एक वेंट दिया गया है, कंट्रोल यूनिट भी है। हालांकि जो सेकंड रो पैसेंजर्स उनके लिए जो वेंट है वो यहाँ पे दिया गया है, दोनों साइड दिया गया है। जो यूजुअली हम ट्रेडिशनल देखते थे जो क्रिस्टा के अंदर वहाँ पे बीच में आता था एडजस्टमेंट, वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सनरूफ आपको बहुत बड़ा दे दिया गया है। तो ये मिडिल रो पैसेंजर्स के लिए है, और यहाँ पे आपके थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए वेंट दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेंट्स हर जगह दिए गए हैं, जो परफॉर्मेंस है इसकी वो है लाजवाब। मतलब भरी गर्मी में जो हम खड़े करते थे और इसे जब ऑटो में डालते थे तो बहुत जल्दी ये पूरे कैबिन को कूल डाउन कर देता था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इतना बड़ा आपका ये सनरूफ है, जिसकी वजह से गर्मी जो है, क्योंकि ग्लास पैनल होता है इसके अंदर, वो पेन पे ज़्यादा गर्मी आती है, उसके बाद भी बहुत जल्दी कूल डाउन कर देता है। मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव नंबर 5, एंड दैट इज द सेफ्टी। अब सेफ्टी को अपने बेसिकली 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, स्ट्रक्चरल सेफ्टी। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमने भारत में पहले देखा नहीं है। ये है TNGA-C प्लेटफॉर्म, जिस पर की पहली गाड़ी बनी है जो भारत में आई है। इस पर कोरोला क्रॉस ऑलरेडी आती है, जो कि डिफरेंट क्रैश टेस्ट में परफॉर्म कर चुकी है और 5 स्टार रेटिंग ले चुकी है। एशियन एनकैप में भी उसे 5 स्टार रेटिंग मिली थी। हालांकि जो इनोवा है, इनोवा हाई क्रॉस, उसका अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसकी रेटिंग पर बोलना वैसे सही नहीं होगा, बट हम उम्मीद करते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म को स्टेबल पाया गया था और उसे 5 स्टार रेटिंग मिली है सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम स्ट्रक्चर पे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे भी 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, बट वो हमें पता पड़ेगा जब इसका क्रैश टेस्ट होगा। बाकी जो फीचर्स की बात है, जो सेफ्टी फीचर्स जो आपको मिलते हैं वो भरपूर दिए गए हैं, और इस प्राइस ब्रैकेट में आप उम्मीद भी करते हो, जिसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड आपको मिल जाता है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, तो वो सारी फीचर्स जो आपको चाहिए वो यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाते हैं। आई विश दे ऑल्सो स्कोर गुड इन द क्रैश टेस्ट एज वेल। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेफ्टी, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है, और वो है इसका ADAS लेवल 2 फीचर्स, जो कि टोयोटा ने फाइनली भारत में इंट्रोड्यूस कर दिए, किसी और गाड़ी में देते नहीं हैं। आई डोंट रिमेंबर कि लैंड क्रूजर में नई वाली में आए हैं या नहीं आए हैं, बट मोस्ट जो कार्स ज़्यादा बिकती हैं उनमें नहीं दिए गए हैं, बट यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर रडार का मॉड्यूल आपको जनरली दिखेगा नहीं। लेक्सस यूजुअली क्या करता है, जो कि इन्हीं की सिस्टर कंसर्न है, लग्जरी ब्रांड है, वो अपने लोगों के पीछे की साइड मॉड्यूल लगाते हैं, तो समवेयर हियर, क्योंकि ये क्लोज्ड सॉर्ट ऑफ एक सेटिंग है यहाँ पे, तो समवेयर हियर उन्होंने अपना मॉड्यूल लगाया है। साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं ऑफ कोर्स, और ये कैमरा देख रहे हो, तो ये कैमरा प्लस रडार मॉड्यूल जो है वो साथ में मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि आपको ADAS लेवल 2 के जो भी ज़रूरी फीचर्स हैं वो सारे मिल जाए, जिसके अंदर आपके लिए एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, लेन कीप असिस्ट हो गया, वो सारे फीचर्स जो हैं, जो हम बाकी सारे ADAS कार्स में देख चुके हैं, वो सारे आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। एंड नाउ द पॉजिटिव नंबर 6, एंड दैट इज दिस JBL का सिस्टम।
म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम की नहीं ओवरऑल, तो बहुत अच्छा ये साउंड करता है। 9 स्पीकर्स के साथ में आता है और पूरे 9 स्पीकर मिलकर एक्चुअली इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट टोयोटा कार्स बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ इट साउंड्स। मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव संख्या 7, और वो है इसका एक्सट्रीमली साइलेंट कैबिन। जब आप स्टार्ट कर लोगे तब भी मतलब ऑफ कोर्स गाड़ी बंद होती तो साइलेंट ही होती सारी गाड़ियाँ, बट मैं एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है बस, और आपको फील भी नहीं हो रहा होगा। वो इसलिए बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स और प्योर इलेक्ट्रिक। एकदम साइलेंट एक्सपीरियंस आपका होता है, वो होता है। इनफैक्ट आप चलाना भी शुरू कर दो। एक और अच्छी चीज़ है ये, अगर आप देख रहे हो कि 360 डिग्री, मतलब जैसे स्लो स्पीड्स पे होते हो तो 360 डिग्री खुद ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। वन जो स्टार्ट मूविंग बंद हो जाता है। बट एनीवेज की बात नहीं कर रहे अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया कितनी साइलेंट है। अगर आप सिटी स्पीड्स में चला रहे हो ना इसे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भैया आप की गाड़ी चल भी रही है। इनफैक्ट कई बार कन्फ्यूजन हुआ मुझे कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगा कि भैया गाड़ी चल ही नहीं रही है। इट इज़ ओनली व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग इट आपको लगेगा कि वो इंजन अलाइव होता है, क्योंकि अभी तक पूरा बैटरी पे चल रहा है। टेक्निकली अभी ईवी मोड पे है, यहाँ पे ईवी लिखा हुआ आ जा रहा है। अगर आपको दिख रहा हो कि ईवी मोड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, तो ये ईवी मोड का मतलब है कि अभी सिर्फ बैटरी पे चल रही है। और जैसे आप ब्रेक मतलब डीएक्सेलरेट करते हो थोड़ा बहुत, फिर आपकी वापस से वो चार्ज करने लग जाती है। अभी ईवी पे चल रही है, तो ईवी पे चल रही है मतलब कोई आवाज़ है ही नहीं, क्योंकि इंजन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। इंजन का इन्वॉल्वमेंट होता है जब थोड़ा सा पुश करते हो, उसके बाद भी अगर आप सिडेटली पुश करोगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी ऑफकोर्स। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुश करोगे तो जैसे कि मैंने नेगेटिव्स में बताया था, फिर वहाँ पे रबर बैंड इफेक्ट, फिर वो आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। बट अगर आप आराम से चला रहे हो, सिटी स्पीड में चला रहे हो, शांति में, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, आपको अपना पीस रखना है, आप इसको ऑन कीजिए और उसका म्यूजिक सिस्टम ऑन कीजिए। ओवरऑल बहुत ही साइलेंट एक्सपीरियंस है ओवरऑल, एंड आई थिंक इट्स रियली रियली ग्रेट, स्पेशली जब आप बम्बर ट्रैफिक में हर दिन जा रहे हो, हाईवेज पे जा रहे हो। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। अब हम बढ़ते हैं पॉजिटिव संख्या 8 की ओर, और वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। एक बड़ी गाड़ी 7 सीटर, कल हम लोग मोस्टली हमने इसे हाईवे पे चलाया, थोड़ा बहुत शहर में चलाया, आज भी शहर और हाईवे दोनों पे चला रहे हैं। ऑन एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली कल जो हमें दिखा रहा था वो लगभग 15-16 kmpl के आसपास दिखा रहा था, 15 kmpl के आसपास दिखा रहा था। अभी 13.7 kmpl दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसे भरी गर्मी में भी हम शूट कर रहे हैं, तो एसी ऑन करके शूट करना थोड़ा सा हमारे लिए सुखदायक होता है। और उसके बाद भी 13.7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी जस्ट फिनोमिनल। शहर में इनफैक्ट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स असली शाइन करती है शहर में, जहाँ पर इसका ईवी मोड बार बार एक्टिवेट होता है। ये ज़्यादा आपको बैटरी पे चलाने की कोशिश करता है, और आप ज़्यादा वैसे भी फ्लोर नहीं करते हो, बार बार ब्रेक करते हो, तो उसका रीजन किक इन होता है, बैटरी को चार्ज करता है, वो प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। इनफैक्ट शहर में ये इतनी बड़ी गाड़ी आपको 16 से 17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, जो कि खतरनाक बात है बॉस। तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि इसके फेवर में डेफिनेटली जाने वाली है। एंड दैट्स द पॉजिटिव नंबर 9, और वो है इतनी बड़ी गाड़ी को जो आप मोड़ते हो भैया, स्पेशली पुरानी क्रिस्टा को मोड़ लेते हो तो ऐसा लगता है पलट जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होता है आपका टर्न करना, कि आप टर्न्स ले रहे हो, क्विक लेन चेंज कर रहे हो, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देगी। वो जो हैंडलिंग आप उम्मीद नहीं करते एमपीवी से, वैसी आपको ऑफर करेगी। एमपीवी जब मैंने बोला एक प्रीमियम एमपीवी जिसका सीधा राइवल है कार्निवल, वो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं लगती है जितनी ये आपको फील होती है। मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव नंबर 10, और 10 जो है वो, अगर आप जैसे ही क्रिस्टा से इस पे आओगे, क्रिस्टा बीइंग अ बॉडी ऑन फ्रेम एंड दिस बीइंग अ मोनोकॉक, वो डिफरेंस जो है क्लियरली आपको नजर आएगा कि ये बहुत ज़्यादा कार लाइक फील होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर इसकी राइड लगती है। अगर आप सिटी स्पेसिफिकली बात करते हो या हाईवे स्पेसिफिकली बात करते हो, ख़राब रास्तों की बात नहीं कर रहा मैं, बट अगर आप शहर में रेगुलर इंडुलेशंस, रेगुलर स्पीड ब्रेकर्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो कोई दिक्कत का सामना आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर राइड है इसकी। हैंडलिंग में अगर आप बात करोगे तो बहुत कार लाइक हैंडल होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ बिग व्हीकल। तो ओवरऑल एक मैच्योर राइड क्वालिटी आपको
ये देगी, जिसके अंदर सब लोग बेहद कंफर्टेबल होंगे। इनफैक्ट ऐसे जो गांव वाले रास्ते आ जाते हैं जो थोड़े बहुत, उसके अंदर भी आप काफ़ी स्टेबल हो, जो कि मुझे एक्चुअली कार्निवल में फील नहीं होता, इनफैक्ट पुरानी क्रिस्टा में भी फील नहीं होता। वो थोड़ी नाचती रहती है, नाचती कम है, ये स्टेबल ज़्यादा रहती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो गाड़ी शूट करते करते हमें शाम हो गई है। हम एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से गाड़ी चला रहे हैं, और एक फीचर जो कि मुझे शाम में ही रियलाइज़ हुआ कि आपको बताना मैं भूल गया, वो ये कि इसकी हेडलाइट्स और जो टेल लाइट्स है आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, वो ऑटो मोड पे ही आपको रखनी पड़ेगी, और जब आप इंजन बंद करोगे तो उसके बाद ही वो बंद होगी। तो आपके पास में ऑफ का जो एक वो टॉगल आता है या स्विच आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। बाकी मैंने सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में आपको बता दिया है कि मुझे क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। बट ओवरऑल एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ दैट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टोयोटा कार्स एवर, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो मेच्योरिटी से इन्होंने इस बार चीज़ें की हैं, जो फीचर्स दिए हैं, क्योंकि लोग मांगते रहते हैं इनसे फीचर्स, पर ये फीचर्स देने की जगह हर साल 2-2.5 लाख रुपए प्राइस बढ़ाते रहते हैं। जब कंपटीशन कुछ और चीज़ एग्रेसिवली करने की कोशिश करता है तो फिर ये प्राइस और बढ़ा देते हैं। तो इनका वो रॉ रुतबा है वो तो मेंटेन्ड है, बट इस कार के लिए उन्होंने वो चीज़ करने की कोशिश की है जिसकी दरकार इनको थी भी, और हमें लगता है कि जिसकी मतलब मार्केट को भी ज़रूरत थी। तो आई थिंक दे हैव डन अ प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू अपील अ लॉट ऑफ बायर्स जो फॉर्च्यूनर या फिर क्रिस्टा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, जो कि कोरोला या कैमरी लेगेसी से आ रहे हैं या कैमरी फैमिली से आ रहे हैं। उनके लिए एकदम परफेक्ट व्हीकल है, या फिर उन लोगों के लिए जो एक परफेक्ट फैमिली कार देख रहे हैं। कुछ कमियां हैं जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ अ मैच्योर प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।